एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। और ये चैप्टर जो है वो लिखा गया है माधवराव स्प्रे जी के द्वारा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में, कोई भी एमसीक्यूज चाहिए हो, सैम्पल पेपर्स, ये सब जितनी भी आप चीजें स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब कुछ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जिसका नाम है www.evidyarthi.in और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू जाने वाली कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये जानना तो बनता है ना कि इतनी अच्छी कहानी लिखी किसने है। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा है। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में एक टोकरी भर मिट्टी का भी उल्लेख आता है। इसका मतलब है कि ये कहानी हिंदी की सबसे पहली कहानियों में से एक है। जरा सोचिए, हम कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं बल्कि इतिहास का एक हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। कितनी मजेदार बात है ये। अगला वाक्य है, इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। तो इस प्यारी सी कहानी को लिखने वाले हैं माधवराव सप्रे जी। ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इन्होंने हमें एक बहुत ही अनमोल कहानी तोहफे में दी है। अब ये लाइन देखिए। ऐसा माना जाता है कि ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 1871 से 26 प्रेरणा से हिंदी में आए थे। मतलब पता है उन्हें हिंदी में लिखने की प्रेरणा किससे मिली? हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से। है ना ये कितनी कमाल की बात कि कैसे एक महान इंसान दूसरे को इतना अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। और एक मजेदार बात, इनकी मातृभाषा मराठी थी। इसका मतलब है कि वो असल में मराठी बोलते थे। सोचो, मराठी भाषा जानने के बावजूद उन्होंने हिंदी में इतनी सुंदर कहानी लिखी। इससे पता चलता है कि वो हिंदी भाषा से कितना प्यार करते थे। इनका जन्म दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। तो वो मध्य प्रदेश के दमोह में पैदा हुए थे। ये जानकर कितना अच्छा लगता है कि वो हमारे ही देश के थे। एकदम अपने से लगते हैं ना। आगे लिखा है, इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। इसका मतलब है कि उन्होंने लोकमान्य तिलक की बहुत मशहूर किताब गीता रहस्य को मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस अच्छी किताब को पढ़ सके। वो चाहते थे कि ज्ञान सब तक पहुंचे। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। मतलब उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट जैसी और भी जरूरी किताबें लिखी। इन किताबों के नाम से ही पता चलता है कि वो हमेशा अपने देश और समाज की भलाई के बारे में सोचते थे और लिखते थे। तो अब हम लेखक के बारे में तो काफी कुछ जान गए हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये कहानी एक टोकरी भर मिट्टी इतनी खास क्यों है, इसका महत्व क्या है। ये लाइन पढ़ते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियां केवल घटनाएं नहीं सुनाती बल्कि मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों को उठाती हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसी कहानियां हमें सिर्फ एक किस्सा नहीं सुनाती बल्कि ये हमारी मिट्टी, हमारे समाज से जुड़े कुछ बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने रखती हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हैं। मतलब ये वो सवाल हैं जो हमारे समाज में एक उलझी हुई गांठ की तरह फंसे हुए हैं जिन्हें सुलझाना बहुत जरूरी है। और ये कहानी हमें उन्हीं गांठों को, उन्हीं मुश्किलों को देखने और समझने में मदद करती है। तो कहानी का पहला भाग है जमींदार और वृद्धा की झोपड़ी। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। इसका मतलब है कि एक बहुत अमीर जमींदार था जिसके बड़े से महल के ठीक बगल में एक बेचारी बूढ़ी अम्मा की छोटी सी झोपड़ी थी। जरा सोचिए, एक तरफ कितना आलीशान महल और दूसरी तरफ एक छोटी सी साधारण सी झोपड़ी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। यानी जमींदार साहब चाहते थे कि उनके महल का जो बगीचा है वो और बड़ा हो जाए और वो झोपड़ी वाली जगह भी उसमें शामिल हो जाए। देखिए, उनके पास पहले से ही कितना कुछ था पर उनका मन नहीं भरा। उन्हें वो छोटी सी झोपड़ी भी चाहिए थी। वृद्धा से बहुत देरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वो तो कई जमाने से वहीं बसी थी। इसका मतलब है कि जमींदार ने उस बूढ़ी माँ से कई बार कहा कि वो अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वो तो वहां बहुत सालों से रह रही थी। बच्चों, वो झोपड़ी उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं थी, वो उनकी पूरी जिंदगी की यादों का खजाना थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। यानी कि उनके प्यारे पति और उनके अकेले बेटे की मृत्यु भी उसी झोपड़ी में हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस झोपड़ी के हर कोने में उनकी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई थी, कुछ अच्छी और कुछ बहुत दुख भरी। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। मतलब उनकी बहू भी एक 5 साल की छोटी सी बेटी को पीछे छोड़कर दुनिया से चली गई थी। सोचिए जरा, उस बेचारी बूढ़ी माँ पर एक के बाद एक कितने दुख आए।
और वो झोपड़ी ही इन सारे सुख दुख की गवाह थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। इसका मतलब है कि अब उनके बुढ़ापे में वो छोटी सी पोती ही उनके जीने का अकेला सहारा थी। वो बच्ची ही उनके जीवन में एक उम्मीद की किरण की तरह थी। अम्मा जो भी करती थी बस अपनी पोती के लिए ही करती थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। मतलब जब भी उन्हें अपने पुराने दिन याद आते, जब उनका पूरा परिवार एक साथ था, तो उनका दिल भर आता था और वो बहुत रोती थी। वो खुशियां अब बस यादें बनकर रह गई थीं। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वो मृत प्राय हो गई थी। यानी जब से उन्हें ये पता चला कि उनका अमीर पड़ोसी उनकी झोपड़ी उनसे छीनना चाहता है, तब से तो वो एकदम बेजान सी हो गई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में जान ही नहीं बची है। ये उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वो निकलना ही नहीं चाहती थी। मतलब वो अपनी झोपड़ी से इतना ज्यादा प्यार करती थी, इतना जुड़ चुकी थी कि मरते दम तक उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उनके लिए उस झोपड़ी को छोड़ना अपनी जान देने जैसा था। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। यानी जब जमींदार की सारी कोशिशें बेकार हो गईं और बूढ़ी मां नहीं मानी, तो उसने अपनी ताकत और पैसे का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब वो सीधी तरह से नहीं बल्कि धोखे से काम निकालने की सोचने लगा। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। इसका मतलब है कि जमींदार ने चालाक वकीलों को पैसे खिलाए और कोर्ट के जरिए कानूनी दांवपेंच लगाकर उस झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया और फिर बेचारी बूढ़ी माँ को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया गया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। मतलब उस बेचारी अम्मा का तो कोई था नहीं, तो उन्हें मजबूरन आस पड़ोस में ही किसी के यहाँ रहकर गुजारा करना पड़ा। एक ही पल में वो अपने ही घर से बेघर हो गईं। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, जिसका नाम है एक अनोखी विनती। चलिए देखते हैं कि अब बूढ़ी माँ क्या करती हैं। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वो वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। यानी एक दिन जमींदार उसी झोपड़ी के पास घूम रहा था और मजदूरों को काम बता रहा था। तभी अचानक वो बूढ़ी अम्मा हाथ में एक खाली टोकरी लेकर वहां आ गई। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। मतलब जमींदार ने जैसे ही अम्मा को देखा, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से भगा दो। वो उन्हें देखना तक नहीं चाहता था। पर वो गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। लेकिन अम्मा ने बहुत ही नरमी से मिन्नत करते हुए कहा, महाराज अब ये झोपड़ी आपकी ही है, मैं इसे वापस लेने के लिए नहीं आई हूँ। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि सिर्फ दुख और लाचारी थी। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है, उन्होंने आगे कहा। महाराज अगर आप बुरा न माने तो मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। देखिए जमींदार ने उनके साथ इतना गलत किया, फिर भी वो कितने सम्मान से बात कर रही थी। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। जब जमींदार ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो अम्मा ने बताया, जब से हमारा ये घर छूटा है मेरी पोती ने कुछ भी नहीं खाया पिया है। जमींदार के एक गलत काम ने एक मासूम बच्ची की भूख प्यास भी छीन ली थी। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वो एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अम्मा ने कहा, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो मानती ही नहीं। बस एक ही जिद कर रही है कि मुझे मेरे घर ले चलो, मैं रोटी वहीं खाऊंगी। बच्चे तो घर को ही अपनी पूरी दुनिया समझते हैं। उस मासूम को क्या पता था कि उनका घर अब उनका रहा ही नहीं। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। अम्मा ने एक उपाय बताते हुए कहा, तो मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी से बस एक टोकरी मिट्टी ले जाऊंगी और उसी मिट्टी से चूल्हा बनाकर अपनी पोती के लिए रोटी पकाऊंगी। ये एक दादी का अपनी पोती के लिए कितना प्यारा और अनोखा विचार था। इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। उन्होंने उम्मीद से कहा, मुझे विश्वास है कि घर की मिट्टी का चूल्हा देखकर शायद वो रोटी खा ले। महाराज बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मुझे ये थोड़ी सी मिट्टी ले जाने दें। उनकी विनती कितनी छोटी और कितनी मासूम थी। श्रीमान ने आज्ञा दे दी, मतलब जमींदार ने इजाजत दे दी। जमींदार को ये बात थोड़ी अजीब लगी पर उसे लगा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, तो उसने ठीक है कह दिया। उसे क्या पता था कि ये छोटी सी बात उसकी पूरी सोच बदलने वाली है। तो अब आता है कहानी का सबसे मजेदार और जरूरी हिस्सा, टोकरी का भारी वजन। चलिए देखते हैं कि इस टोकरी में ऐसा क्या राज छुपा है। वृद्धा झोंपड़ी के भीतर गईं। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। यानी अम्मा अपनी झोपड़ी के अंदर गईं। अंदर कदम रखते ही उन्हें अपनी सारी पुरानी बातें एक एक करके याद आने लगी और उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे।
अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। मतलब उन्होंने अपने दिल के दर्द को किसी तरह काबू में किया, अपनी टोकरी मिट्टी से भरी और उसे उठाकर बाहर ले आई। वो अंदर से कितनी भी दुखी थी, पर अपनी पोती के लिए उन्होंने हिम्मत बनाए रखी। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। बाहर आकर उन्होंने फिर से हाथ जोड़कर जमींदार से कहा, महाराज, क्या आप कृपा करके इस टोकरी को उठाने में मेरी मदद करेंगे ताकि मैं इसे अपने सिर पर रख सकूं? जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वो बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। ये सुनकर पहले तो जमींदार को बहुत गुस्सा आया कि ये औरत मुझसे टोकरी उठवाएगी, पर जब अम्मा बार बार मिन्नतें करने लगी तो उसके पत्थर जैसे दिल में भी थोड़ी सी दया आ ही गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। मतलब उसने किसी नौकर को आवाज नहीं दी, बल्कि खुद ही टोकरी उठाने के लिए आगे आया। शायद पहली बार वो घमंडी जमींदार कोई ऐसा काम खुद करने जा रहा था। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि ये काम उनकी शक्ति के बाहर है। यानी जैसे ही उसने टोकरी को उठाने के लिए हाथ लगाया, उसे महसूस हुआ कि ये काम तो उसकी ताकत से बाहर है। वो इतना बलवान आदमी मिट्टी की एक छोटी सी टोकरी को हिला भी नहीं पा रहा था। वो खुद भी हैरान रह गया। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वो एक हाथ भी ऊंची न हुई। इसका मतलब है फिर उसने अपनी पूरी जान लगाकर टोकरी को उठाने की कोशिश की, पर टोकरी अपनी जगह से जरा सी भी ऊपर नहीं उठी। उसकी सारी शक्ति जैसे फेल हो गई थी। वो लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यानी उसे बहुत शर्म आई और उसने हार मानकर कहा, नहीं, मुझसे ये टोकरी नहीं उठाई जाएगी। आज पहली बार उस घमंडी जमींदार का घमंड टूटा था। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है कर्तव्य का बोध। कर्तव्य का बोध मतलब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना। चलिए देखते हैं जमींदार को क्या समझ आता है। ये सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहुत शांति से कहा, महाराज, गुस्सा मत होइए, आपसे तो मिट्टी की ये एक टोकरी भी नहीं उठ रही है और इस पूरी झोपड़ी में तो ऐसी हजारों टोकरियों जितनी मिट्टी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आप एक टोकरी मिट्टी का भार नहीं उठा सकते, तो इस पूरी झोपड़ी को छीनने के पाप का भार अपनी आत्मा पर सारी जिंदगी कैसे उठाएंगे? इस बारे में आप खुद ही सोचिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। यानी जमींदार जो दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि अपना फर्ज भी भूल गया था। बूढ़ी अम्मा की ये सच्ची बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। मतलब उससे अपने किए हुए गलत काम पर बहुत पछतावा हुआ। उसने बूढ़ी अम्मा से माफी मांगी और सम्मान के साथ उनकी झोपड़ी उन्हें लौटा दी। जमींदार ने ये सीखा कि असली ताकत पैसे या जमीन में नहीं, बल्कि अपनी गलती को सुधारने और सही काम करने में होती। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चाहें तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरी पर्सनल आईडी पे, जो है @delhi_girl, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। बाय, सी यू इन अनदर वन।